सो हेलो एंड वेलकम इन डबराल कोचिंग क्लासेस। डबराल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है वन दरोगा के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डील कर रहे हैं। तो यदि आप फर्स्ट व्यूअर हो हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप लाइक कर दीजिए वीडियो को ताकि मोटिवेशन हमें मिले, और शेयर भी कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट पहुंचे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आज का जो छठवां लेक्चर है हमारा, जिसको हम डील करेंगे। और इसके अलावा यदि आप इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो नीचे जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जाइए विजिट करिए और वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, अपना ग्रुप डिस्कशन होगा। मैं सारे ग्रुप जो भी आपके डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को क्लियर करता हूँ वहाँ पे। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा डाउट है जो आपको नहीं आ रहा है तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हैं, तो उनसे उनसे भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। उनसे नए जो भी कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है, देखना कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द स्पाइसी हीट ऑफ अ चिली पेपर। तो एक ऐसा स्केल आपको बताना है, वो कौन सा स्केल है जिसका यूज़ किया जाता है कि जो चिली है ना, चिली में जो चरपराहट होती है, जो तीखापन होता है, उसको मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? क्या स्मिथ होगा, राइट होगा, और वाइल होगा, या इसको वाइल होगा? राइट ऑप्शन क्या है? अरे भाई, इतनी सिंपल सी चीज़, हम लोग मंगलयान पर पहुंच गए हैं, वहां पे हम अपनी कॉलोनीज को कॉलोनाइज करना चाहते हैं, ह्यूमन बींग वहां पे बसाना चाहते हैं। तो ये तो किया ही होगा साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं कि जो है हीट की तीखापन को कैसे मेजर किया जाए, इसके लिए एक डिवाइस या कोई ना कोई स्केल तो बनाया होगा, है क्या नहीं है? तो वो ऑप्शन कौन सा है? तो वो है ऑप्शन डी, जिसको कहा जाता है स्कोबाइल। स्कोबाइल एक स्केल होता है जो करता क्या है, तीखापन को मीज़र करता है। लेकिन कैसे करता है तीखापन को मीज़र, क्या नापता क्या होगा ये? तो यहाँ पे ये जो स्कोबाइल है, स्कोबाइल नापता है मेनली जो आपकी मिर्च होती है। कैसी होती है मिर्च? ऐसी होती है मिर्च। मिर्च में जो है तीखापन जिसकी वजह से होता है ना, उसका नाम क्या है? उस केमिकल कंपाउंड का नाम बताइए जिसकी वजह से तीखापन होता है मिर्च में। तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है कैप्सेसिन। ठीक है ना, कैप्सेसिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है। तो इसको वाइल करता क्या है, इसी कैप्साइसिन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है कि इसकी सांद्रता कितनी है, कितना अमाउंट में ये प्रेजेंट है किसी भी चिली या किसी भी पेपर में, ब्लैक पेपर में। ठीक है। तो इसी चीज़ को मेजर करने का काम इसको वाइल करता है। अगर ये कैप्साइसिन आपको ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली जो आपकी चिली है वो बहुत ज़्यादा तीखापन होगी, खाइएगा मत उसको फिर। ठीक है। और अगर कैप्साइसिन उसमें कम है तो इसका मतलब ये है इसको वाइल जो स्केल होगा वो भी कम रीडिंग ही आपको शो करेगा। ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मिनरल इज ऑल्सो नोन एज हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर के नाम से इसको जाना जाता है, कॉमन नेम है हॉर्न सिल्वर। पूछा जाएगा आपको एग्जाम्स में, तो आंसर क्या दोगे? सिल्वर आयोडाइड होगा, या सिल्वर क्लोराइड होगा, जिंक फॉस्फेट होगा, या फिर जिंक सल्फाइड होगा? किसको हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं? तो कल हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो सिल्वर आयोडाइड होता है, जिसको आप AgI के नाम से जानते हो, इसका यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेनिंग में। जब भी हमें कहीं पे कृत्रिम वर्षा करवानी होती है तो वहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का ड्राई आइस अगर और अदर केमिकल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। तो ये तो राइट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, सिल्वर आयोडाइड का ऑप्शन राइट नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का एक दूसरा सॉल्ट होता है जिसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है? AgCl। AgCl को कहा जाता है हॉर्न सिल्वर। ध्यान रखिएगा, हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है AgCl को। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो क्विक सिल्वर है, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे Ag को ही, या Ag का कोई भी एक सॉल्ट बता देंगे। तो आप यहाँ पे बिल्कुल, ये राइट ऑप्शन नहीं होगा। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? तो मरकरी को। जो Hg होता है मरकरी, मरकरी को कहा जाता है क्विक सिल्वर। और हॉर्न सिल्वर के नाम से आप जानते हैं सिल्वर क्लोराइड को। और सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखा है, और वही स्टेटमेंट जो है कौन सा सही है वही आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पे दे रखे हैं, और उन्हीं डिफरेंस को आपको करेक्ट करना है कि कौन सा सही डिफरेंस है, कोई कौन सा ऑप्शन सही है।
तो फर्स्ट में यहाँ पे जो आपके पास है वो है कि वाइल हीलियम, जो हीलियम है इज नॉन इनफ्लेमेबल गैस, मतलब जो हीलियम है आपकी है वो अज्वलनशील है, और हाइड्रोजन इज अ फ्लेमेबल गैस। क्या ये ऑप्शन राइट है? और दूसरा जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है वो दूसरा ऑप्शन यहीं पे है, आगे देखो ये यहाँ से लेकर आगे तक कि हीलियम इज लाइटर देन हाइड्रोजन, हीलियम इज लाइटर देन हाइड्रोजन। क्या जो हीलियम है वो हाइड्रोजन से हल्की है? दो ऑप्शन ध्यान में रखो। फर्स्ट आपसे कहा गया है कि जो हीलियम है वो नॉन इन्फ्लेमेबल है, वो अज्वलनशील है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील है। क्या ये ऑप्शन राइट है? दूसरा आपके पास स्टेटमेंट दे रखा है कि हीलियम इज लाइटर देन हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन से कम भारी है। क्या ये सही है? तो यहाँ पे 1 और 2, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम 2। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा बताइए? क्या ओनली 1 या ओनली 2, बोथ 1 and 2, और नाइदर 1 nor 2? कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है ना, ये ज्वलनशील है, वायु में ये सीधे जल उड़ती है, ठीक है ना। जबकि हीलियम की अगर हम बात करें, जिसको हम HI से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो साइन होता है केमिकल जो इसका साइन होता है HE, ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, मतलब ये वायु में जलता नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कभी कभी कि क्या कारण है कि जो गुब्बारे होते हैं उसमें हाइड्रोजन की जगह हीलियम भरा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोजन जब ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन की वजह से वो तो ज्वलनशील जल जाएगा, जबकि जो हीलियम है, हीलियम इन्फ्लेमेबल है, ये जलता नहीं है, गुब्बारा फटेगा नहीं फिर, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन, तो जो ऑप्शन 1 है वो तो बिल्कुल राइट है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या क्या कहा गया था, तो देखो जरा ऊपर, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हीलियम है, हीलियम इज लाइटर देन हाइड्रोजन। चलिए देख लेते हैं। हीलियम को कहा जाता है क्या? हीलियम का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है वो 2 है, और एटॉमिक मास इसका 4 है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से, मतलब इसमें एक ही प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, और इसके साथ ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, ठीक है ना। इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। 1H1 जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, और मोस्ट अबंडेंट यही पाया जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन इसके पास नहीं है, तो एक ही इसके पास प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा इसका जो है एटॉमिक मास देखिए 1 है, इसका एटॉमिक मास कितना है? 4 है। तो ऑब्वियसली कौन सा ज़्यादा होगा? हीलियम ज़्यादा भारी है, ज़्यादा हैवी है देन हाइड्रोजन। तो ऑप्शन जो सेकंड वाला था, ये जो सेकंड स्टेटमेंट था, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, जबकि फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? नीचे कौन सा आंसर होगा आपका? तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ गया समझ में? अगर नहीं आए तो पीछे से फिर से करके देखो, है ना, वीडियो को पॉज करके उसको रिवाइंड कर दो, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये पूछ रहा है कि क्या ऑर्गन इज द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है, जिसकी परसेंटेज है दिखा रखी है 0.93%, ठीक है ना। दिस गैस इज जनरेटेड ड्यू टू डिके ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, किसके डिके होने से ये जो ऑर्गन गैस है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जिसकी परसेंटेज आपको दे रखी है 0.93%। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सी ऐसी नोबल गैस है, कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में है, या फिर जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो उसका नाम है ऑर्गन। तो आपको ये बताना है कि जो ऑर्गन है ये कहाँ से निकलती है, किस रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उसके डिके होने से ही निकलती है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे क्या? पोटेशियम 40। पोटेशियम 40 का एक आइसोटोप होता है पोटेशियम का, ठीक है ना। और इसी से ही ये जो यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसी के डिके होने से निकलती है कौन सी गैस? ऑर्गन गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, आज तो बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। देखो ये जो है, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल डेटा पढ़ रखा होगा वही उसको कर पाएंगे, अदरवाइज जिन लोगों ने एकदम ऐसा कुछ बोले तो ल्यूसेंट जैसा पढ़ रखा होगा, तो फिर मुझे नहीं लगता वो लोग कर पाएंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन 15 को देखो। What is the reason that despite being third most abundant element on the Earth's surface and most abundant chemical substances in the universe, hydrogen is not found as a gas in Earth atmosphere? बोल रहा है क्वेश्चन
कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी ये कहें कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर पूछा जाए कौन सी गैस है तो हम हाइड्रोजन ही बोलेंगे। और जो पृथ्वी है, अर्थ की सरफेस में भी, सरफेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी तीसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन। लेकिन बावजूद इसके ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों क्यों ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कम परसेंटेज रखता है? तो कौन सा ऑप्शन है आपका राइट आंसर यहाँ पे? क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन में देखो, आंसर में देखो, इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव एंड अनस्टेबल गैस। क्या ये ऑप्शन सही है? या इट इज़ सो लाइट दैट रेडली रेडली एस्केप अर्थ ग्रेविटी? और थर्ड ऑप्शन, इट इज़ नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर इन नन ऑफ द अबव रीजन। तो कौन सा रीज़न यहाँ पे सही होगा? क्या ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, अस्थाई है, या फिर ये जो है बहुत ज़्यादा हल्की है, जो अर्थ के जो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर इसको पकड़ के नहीं रखती है और ये एस्केप होके चली जाती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन बी, कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक बहुत हल्की गैस है ना। हल्की गैस होने की वजह से इस पर उतनी ज़्यादा ग्रेविटी नहीं लगती। ग्रेविटी नहीं लगती तो आसानी से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के ऊपर उड़ जाता है। तो एटमॉस्फेयर को अगर छोड़ के उड़ जाएगा तो फिर एटमॉस्फेयर में मिलेगा कैसे? अगर कोई बच्चा क्लास में है और क्लास से वो भाग गया है तो फिर क्लास में कैसे मिलेगा वो अटेंडेंस के टाइम? है कि नहीं है? क्वेश्चन आंसर समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही कुछ कहानी है। तो वैसे ही जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी एक बहुत हल्का है, इसीलिए एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। और एटमॉस्फेयर में उड़ जाने की वजह, एटमॉस्फेयर से उड़ जाता है मतलब क्यों उड़ जाता है? क्योंकि वेट इसका कम है, बहुत ही लाइट गैस है, तो इसलिए ये एटमॉस्फेयर में आपका मिलता नहीं है। जबकि अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस में बहुत एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजन और कार्बन ही तो है ना। तो हाइड्रोकार्बन H2O में हाइड्रोजन है, तो सरफेस में तो बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में बिल्कुल कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और ये इसके किसके लिए है ये? क्योंकि लाइट और इसका जो है वेट कम होता है, इसकी वजह से ये एस्केप कर देता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 16 नंबर क्वेश्चंस। आज तो ऐसे एक लाइन वाले क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन की पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप प्रिपेयर रहें इनके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, विद रेफरेंस टू हैलोजन फैमिली ऑफ एलिमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। कंसीडर करो भैया, दे रखा है तुम्हें तो कर ही लो। देखो जरा नीचे क्या बोल रहा है ये। अच्छा, बोल रहा है कि द हैलोजन दैट इज मोस्ट एक्टिव केमिकल, द हैलोजन विद द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस, द हैलोजन दैट फर्स्ट शोज सम विजिबल मेटालिक प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे कितने ऑप्शन है? ये तीन चीज़ें यहाँ पे पूछ रखा है इसने, कि द हैलोजन दैट इज मोस्ट एक्टिव केमिकल, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द हैलोजन दैट इज मोस्ट एक्टिव केमिकली। तो कौन सा ऐसा हैलोजन है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है? अगर आपने हैलोजन वाली फैमिली अगर पढ़ रखी होगी मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में, तो आपको पता होगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है हैलोजन कौन सा होता है। तो यहाँ पे मुझे तो पता ही है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हैलोजन होता है वो होता है आपका कौन सा? वो होता है आपका फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और सबसे टॉप में ही यही होता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि द हैलोजन विद द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस, मतलब जिसकी जो है परमाणविक त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो अगर आप हैलोजन की जो टेबल है, हैलोजन की जो फैमिली है, उसमें अगर आप जाएंगे तो फिर आपको क्या दिखेगा कि जैसे आप ऊपर से नीचे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो वैसे वैसे जो एटम्स हैं, जो हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, इनकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है। और सबसे कम किसकी होती है? फ्लोरीन की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फिर आयोडीन की होती है, ठीक है। तो अगर इसको लिख दूंगे यहाँ पे, तो फिर कल बाहर आई आंटी 80, ठीक है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, एस्टाटाइन एक रेडियो एक्टिव हैलोजन मेंबर्स है, ठीक है। ओके, तो सबसे छोटी आयनिक रेडियस किसकी है? वो फ्लोरीन की है। तो सेकंड ऑप्शन में भी फ्लोरीन हो गया। अच्छा, थर्ड में क्या बोल रहा है
कि द हैलोजन जो हैलोजन है दैट फर्स्ट शो सम विजिबल मेटालिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर, ऐसा कौन सा हैलोजन है जो रूम टेम्परेचर पे एक कमरे के ताप पर जो है कुछ मेटालिक की प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ मेटल्स की तरह ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, तो वो कौन सा है? वो है आयोडीन। आयोडीन एक जो है अधातु है ना, एक नॉन मेटल है, फिर भी इसमें एक मेटालिक लस्टर होता है, एक चमक होती है, जैसे मेटल्स की चमक होती है ना, तो वैसे ही आयोडीन की भी एक चमक होती है, और इसी की वजह से हम इसको कहते हैं कि इसमें कुछ मेटालिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट का फ्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। तो अब देखो जरा नीचे ऑप्शन में क्या क्या है, कुछ है क्या ऐसा? फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन नहीं, आयोडीन, फ्लोरीन और क्लोरीन ये भी नहीं होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, जब ज़्यादा रिएक्टिव है ये, एटॉमिक जो रेडियस इसकी कम है, और मेटेलिक लस्टर किसका होता है? आयोडीन का। चलिए राइट ऑप्शन आपने पिक कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन, आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ये बोल रहा है, तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू एलएनजी, एलएनजी का फुल नेम क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज आर करेक्ट? कौन से ऑब्जर्वेशन है जो यहाँ पे करेक्ट हैं? ठीक है, तो देखो कौन से करेक्ट हैं। तो फर्स्ट है एलएनजी इज ऑर्डरलेस और कलरलेस। क्या जो लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस है वो ऑर्डरलेस और कलरलेस होती है? तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एलएनजी इज जनरली नॉन कोरोसिव और नॉन टॉक्सिक। जो एलएनजी होती है वो असंक्षारी होती है, मतलब किसी का कोरोजन नहीं करती है, और साथ ही में ये अविषालु होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, इसका टॉक्सिन की तरह ये वर्क नहीं करती, यानी नॉन टॉक्सिक बिहेवियर शो करती है। थर्ड ऑप्शन है द वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एलएनजी एज अराउंड हाफ ऑफ वेट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। जो एलएनजी होता है, एलएनजी एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, ये एक टाइप की नेचुरल गैस ही होती है, ठीक है ना। जब हम नेचुरल गैस को क्या करते हैं, 260 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि हम इसको प्रेशर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि हम इस पर दाब डालते हैं, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में 260 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये जो नेचुरल गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है, और जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये नॉन टॉक्सिक है, और इसकी कोई कलर भी नहीं होती है, कोई इसकी स्मेल नहीं होती है, और इसके अलावा कि द वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एलएनजी इज अराउंड हाफ ऑफ वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल फॉलो करती है एलएनजी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तीनों ही राइट ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है इसने, नीचे दे रखा है कि ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3 और 1, 2 and 3। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 2 and 3, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। कंसीडर द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये थोड़ा मर्ज हो गए ये कुछ करके ना, तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप समझिए कि एटॉमिक नंबर जो है फर्स्ट ऑप्शन है, एटॉमिक मास जो है सेकंड ऑप्शन है, एटॉमिक और थर्ड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये थर्ड वाला है, और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखना है कि जो एक ही पदार्थ में पाया जाता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यदि हम देखें आइसोटोप्स को, आइसोटोप कौन क्या होते हैं? आइसोटोप्स या जिनको आप समस्थानिक कहते हो, ऐसे आइसोटोप्स क्या होते हैं जनरली कि जिनके परमाणु क्रमांक, वे एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार उनका भिन्न हो, उनको क्या क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3 आइसोटोप। एक होता है 1H1 जिसको आप प्रोटियम कहते हो, 1S2 होता है जिसको ड्यूटेरियम कहते हो, और थर्ड वाला होता है 1S3 जिसको आप ट्राइटियम कहते हो। तो वैसे ही इन तीनों आइसोटोप की यदि यदि हम बात करें तो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, 1, 1 and 1। और यदि हम प्रोटॉन्स की संख्या अगर इनमें देखें तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो तीनों में प्रोटॉन कितने हैं? 1, 1, 1, और एटॉमिक नंबर तीनों का ऑब्वियसली फिर से सेम है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी, मतलब एक तो एटॉमिक नंबर
आइसोटोप्स के लिए एक ही होता है, और इसके अलावा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो थर्ड ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आइसोटोप्स का सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट 19 क्वेश्चंस। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज अ सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? तो देखो, whose osmotic pressure is less than that of another, या which can dissolve maximum amount of solute at given temperature। ठीक है, तो आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए थोड़ा मैं उतनी एनर्जी से नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट कर दीजिए। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम करके। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा बना देते हैं तभी बताएंगे तुम्हें। ठीक है, तो एक और एक, देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे ये सेल है, और इस सेल के अंदर जो है कुछ हमने सॉल्यूशन बाय नेचुरल भरा हुआ है ना, नेचुरली इसमें कुछ सॉल्यूशन है, और एक सॉल्यूशन हमने इसके बाहर भर रखा है। ठीक है, ये वाला जो अंदर वाला सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन मतलब हल्का है, हल्का का मतलब कम गाढ़ा है, और जो बाहर वाला सॉल्यूशन है वो ज़्यादा गाढ़ा है। तो सर के हम केमिस्ट्री में ऐसे बोलते हैं कि कोई ज़्यादा गाढ़ा है कोई कम गाढ़ा है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते। तो ऐसा फिर क्या बोलते हैं? जो अंदर वाला सॉल्यूशन है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं, और जो सॉल्यूट है जो उसमें घुला हुआ है सॉल्यूट कम है। ठीक है ना, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, सॉल्यूट कम है, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? ये है एक टाइप का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, किस टाइप का सॉल्यूशन है ये? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसके बाहर का जो सॉल्यूशन भर रखा है हमने, इस सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल तो कम है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या है? कम है, और जो सॉल्यूट है H2O तो इसमें कम है, और जबकि जो सॉल्यूट है सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है। तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका जो गाढ़ापन है, गाढ़ापन बाहर वाले का ज़्यादा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा, क्या अंदर वाले का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा या बाहर वाले का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन सा होगा? बाहर वाला, जिसमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, वो ज़्यादा गाढ़ा है। जबकि जो अंदर वाला, जो इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भरा हुआ जो सॉल्यूशन है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, और जबकि उसमें सॉल्यूट जो है वो कम है। तो इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में यदि हम इसको नाम दें तो हम इसको कहेंगे क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसी सॉल्यूशन के कंपैरिजन में अगर हम बाहर वाले को नाम दें तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, और साथ में वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, वो हाइपोटोनिक हो गया। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन हो गया? जिसमें आपके वाटर के मॉलिक्यूल कम होते हैं और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये वाला तो कम सांद्रता वाला हो गया, और ये वाला क्या हो गया? बाहर वाला अधिक सांद्रता वाला हो गया। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेंगे? तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से कहाँ की तरफ ट्रैवल करेंगे? बाहर की तरफ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। तो ऑस्मोसिस डिपेंड करता है इन्हीं सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो फिर ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होती, और अगर जो है सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर थोड़ा अलग है, उसमें चेंज है, डिफरेंट है, तो फिर ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, और जो ऑस्मोटिक, ये जो अंदर वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होता है, और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये चीज़ें भी थोड़ा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वाटर के मॉलिक्यूल तो बाहर आ जाएंगे, इसीलिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल तो बहुत कम ही होगा उसमें। जबकि जो ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ एकत्रित हो गए हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो इसीलिए इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो एक बार मैं सारी खिचड़ी ख़त्म कर दूँ, समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो चलिए, तो यहाँ पे
whose ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस, बिल्कुल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये कम होता है, और जो हाइपरटोनिक का होता है हाइपरटोनिक का ज़्यादा होता है। और ऑप्शन बी विच कैन डिजॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। और सॉलिड इन गैस ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओनली वन, ओनली ए, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, इसको आपको कंसीडर करना है। देखिए क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, कि जो वाइल हार्ड वाटर इज हैज़ हाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंटेंट, एक तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, और सेकंड स्टेटमेंट रहा ये, ठीक है ना। और सॉफ्ट वाटर हैज़ हाई सोडियम कंटेंट, ठीक है, ये पूरा एक ही हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक ये जो है ये एक ही स्टेटमेंट है। अब ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है कि हार्ड वाटर डज नॉट इजिली लेदर विथ सोप एंड वेर एज सॉफ्ट वाटर इजिली लेदर विथ सोप। तो जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर मैंने कल आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर में आपके पास जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड होता है। जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें ये क्लोराइड और सल्फेट नहीं होते, इसलिए वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। बल्कि उसमें सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सोडियम आयंस जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन वन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो ऑप्शन टू है, ऑप्शन टू क्या कह रहा है कि हार्ड वाटर डज नॉट इजीली लेदर विद सोप एंड वेर एज सॉफ्ट वाटर इजीली लेदर विद सोप। मतलब जो सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर में इजीली आपका सोप घुल जाता है, और जो हार्ड वाटर है उसमें नहीं घुलता। तो क्यों नहीं घुलता वो हमने बता रखा है आपको, क्यों नहीं घुलता, क्योंकि आयंस जो होते हैं, आयंस अवेलेबल होते हैं उसमें, जो जो डिटर्जेंट को तो घोलने देता है लेकिन सोप को घोलने नहीं देता, तो हार्ड वाटर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दोनों ही जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल राइट हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए, वन एंड टू, ठीक है। वन एंड टू दोनों ही जो ऑप्शन स्टेटमेंट दे रखे थे दोनों ही सही हैं। तो ये था आज का लेक्चर। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी, है कि नहीं है, और बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें आपको पता चल गई हैं, और किस टाइप से क्वेश्चन का लेवल होता है वो भी आपको पता चल गया है। पीडीएफ इसकी मिलेगी आपको ग्रुप में, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। और ग्रुप आपका कैसे ज्वाइन करेंगे? आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करेंगे, और अगर गुरु दक्षिणा नहीं दी तो वो भी दे के जाइए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेक्चर नंबर 7 में केमिस्ट्री का। और अभी 3 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम 100 MCQs को हम कंप्लीट कर देंगे अपनी सीरीज़ को, ठीक है। और उसके बाद फिज़िक्स का स्टार्ट करेंगे। फिज़िक्स का आधा या 4 लेक्चर तो उसके हो ही रखे हैं, फिज़िक्स के 4 लेक्चर हो रखे हैं, बायोलॉजी के भी 4 लेक्चर हो रखे हैं, और इसके अलावा केमिस्ट्री के हमने 6 कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ये लेक्चर प्रोसीड करते रहेंगे, आप बने रहिए चैनल के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।